नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे द्वारा इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों का उल्लेख किया गया है और इन्हें अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, और हर प्रश्न के साथ मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप अपने तौर पर भी अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। यहां पर ये सारे प्रश्न जो मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, ये प्रश्न वापस हमारी जो परीक्षा है, चाहे वो रीट हो या कोई और भर्ती परीक्षा हो, उन पेपरों में वापस ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। इसलिए मेरे द्वारा जो ये मेहनत की जा रही है, इसको और अच्छा बनाने के लिए आप लोग इन्हें देखें, इनको हल करें और इनके बारे में बताएं कि सर ये प्रश्न कैसे थे, किस रूप में हमने हल किए हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, हम प्रश्न चालू करें उससे पहले मैं को कह दूं कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इन वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो हो आपको जल्दी मिल सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, पर मुखापेक्षिता का अर्थ है दूसरों से आशा रखना। दूसरा ऑप्शन, पराया मुख अच्छा लगना। तीसरा ऑप्शन, पराये मुख की अपेक्षा लगना। और चौथा ऑप्शन, ईश्वर का मुख। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। पर मुखापेक्षिता, पर मुख का मतलब होता है दूसरों के मुख की अपेक्षा रखना। इसका मतलब यह होता है कि दूसरों से आशा रखना। पर मुखापेक्षिता का मतलब क्या होता है, दूसरों से आशा रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा सेवा। नंबर 2 ऑप्शन है भाषा। नंबर 3 है प्रयोग। और नंबर 4 है हिंदी। देखो, हमें यहां पर वो वाला शब्द देखना है जो पुल्लिंग है, यानी 3 इसमें स्त्रीलिंग है और 1 पुल्लिंग में है। ठीक है ना। यहां पर हम एक तरीका और कर सकते हैं कि जिन शब्दों के आगे अच्छा का प्रयोग होता हो वो तो पुल्लिंग में हो जाएगा, और जिन शब्दों के आगे अच्छी शब्द का प्रयोग हो वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां देखो, भाषा अच्छी होती है, सेवा अच्छी होती है, हिंदी अच्छी होती है, लेकिन प्रयोग हमेशा अच्छा होता है। तो हमारा यहां उत्तर क्या आएगा, प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन है। नंबर 1 ऑप्शन है विचारों। नंबर 2 भाषाओं। नंबर 3 अक्षय। और नंबर 4 मनुष्यों। इस प्रश्न में हमें देखना है कि एक वचन क्या होता है। तो यहां पर एक वचन का मतलब यह होता है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्रकार की एक संख्या के होने का बोध कराए, तो वह एक वचन शब्द कहलाते हैं। यहां पर देखो, पहला ऑप्शन आ रहा है विचारों। विचारों में ओ प्रत्यय आ रहा है, बहुवचन बन रहा है। ये भाषाओं बहुवचन बन रहा है, मनुष्यों बहुवचन बन रहा है, लेकिन अक्षय ये एक वचन में है। तो हमारे तीसरे वाले का जो सही उत्तर होगा वो होगा अक्षय। नंबर 4 प्रश्न है, कीमत का बहुवचन है। कीमत, देखो, बहुवचन बनाने के लिए कई बार, बताओ, देखिए आप लोग बताओ क्या उत्तर होगा इसका। अब देखो, कई बार बहुवचन बनाने के लिए ओ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, कीमत में ओ प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाएगा,
कीमतों, तो कीमतों वाला ऑप्शन जो हमारा ब वाला विकल्प है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें माध्यम का बहुवचन है। माध्यम का बहुवचन है। जो हमने कीमत में किया है वही स्थिति माध्यम में होगी, यानी माध्यम के साथ ओ प्रत्यय लगाते ही यह हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो यह हमारा शब्द कौन सा होगा? माध्यमों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसका प्रश्न है अक्षय निधि का अर्थ है। प्रश्न क्या है? अक्षय निधि का अर्थ है। इसमें ऑप्शन 1 है बिना क्षय रोग। क्या ये? बिना क्षय रोग। दूसरा है ऑप्शन किसी का नाम। अक्षय निधि का अर्थ देखना है। पहला है बिना क्षय रोग, दूसरा किसी का नाम, तीसरा कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, और चौथा रोग रहित निधि। देखो अक्षय में यहां ये आ रहा है क्षय, और क्षय का मतलब होता है जो नष्ट ना हो, खत्म ना हो, और निधि का मतलब होता है संपत्ति, और यहां पर अ यानी नहीं, क्षय यानी खत्म, खत्म नहीं होने वाली संपत्ति। तो हमारा यहां पर सही उत्तर होगा स वाला उत्तर, यानी कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हों और अपना बिना रूप परिवर्तन किए ही हिंदी में शामिल हो गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखो पहला ऑप्शन है हमारा जमीन, दूसरा है शून्य, तीसरा है खुद, और चौथा है मजबूत। बताओ देखें इसमें उत्तर क्या होगा? तत्सम शब्द हमारा यहां है शून्य। ठीक है ना, यहां पर तत्सम का मतलब संस्कृत से निर्मित होने वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से विदेशी शब्द हैं, यानी विदेशी शब्द कौन सा है? तो यहां पर यह प्रश्न 2012 वाली भर्ती में विवाद में रहा था, क्योंकि यहां पर तालाब शब्द जो है ये भी हमारा विदेशी शब्द है, और जो खुद है ये भी हमारा विदेशी है। तो यहां पर खुद शब्द अरबी से लिया गया था, और तालाब शब्द जो है ये भी मूल रूप में विदेशी माना गया है। तो दोनों ही की स्थिति में इस प्रश्न को वहां हटाया गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। जमीन का मतलब क्या होता है? धरती, है ना। तो जमीन का पर्यायवाची नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है धरती, तीसरा ऑप्शन विटप, और चौथा ऑप्शन धरणी। बताओ देखें इसका उत्तर क्या होगा? देखो जमीन को हम पृथ्वी बोलते हैं, धरती बोलते हैं, विटप बोलते हैं, विटप नहीं बोलते हैं। विटप का मतलब होता है वृक्ष। विटप का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। और धरणी धरती का ही पर्यायवाची है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवित का विलोम होगा। जीवित का विलोम होगा। तो पहला ऑप्शन है अजीवंत, दूसरा ऑप्शन है अस्थिर, तीसरा ऑप्शन है अजीवित, और चौथा ऑप्शन है मृत। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यहां पर जीवित का विलोम अजीवित निकाल देंगे, लेकिन यहां यह उत्तर नहीं होगा। यहां पर जीवित का विलोम मृत होता है। क्या होता है? मृत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे ये सारे प्रश्न जो हैं, मैं पहले ही कहता आ रहा हूं, ये हमारे सारे प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षा रीट में आए हुए हैं। ये वही प्रश्न है। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें,
इन्हें समझ लें, इन्हें सीख लें और इन्हें रट लें। अगर इनमें से कोई प्रश्न वापस दोबारा आता है तो हमारा वह उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं, ये जो उत्तर बता रहा हूं, ये सारे उत्तर जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माने हैं वही उत्तर बता रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि यहां जो उत्तर बताए गए हैं वो सटीक हैं, हमें याद रखने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? आपके सामने यह 4 शब्द लिखे हुए हैं। पहला विकल्प है लोगों, दूसरा है पशुओं, तीसरा है सदस्यों और चौथा है पीढ़ी। बताओ देखें क्या होगा इसमें। प्रत्यय हमारे 2 रूप में होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया शब्दों से मिलकर बनते हैं और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे तद्धित कहलाते हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पीढ़ी। क्या होगा? पीढ़ी। क्योंकि लोगों में ओ प्रत्यय है, पशुओं में ओ प्रत्यय है, सदस्यों में ओ प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मिलजुल में समास का विग्रह क्या होगा? मिलजुल एक शब्द है जिसमें समास का विग्रह क्या होगा या समास विग्रह क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं यहां पर, जिसमें एक है मिल में जुल, दूसरा है मिल और जुल, तीसरा है मेल जोल, चौथा है कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा मिल और जुल, क्योंकि यहां पर ये वाला जो हमारा मिलजुल शब्द है ये द्वंद्व समास का उदाहरण बताया गया है, क्योंकि यहां पर दोनों ही शब्द प्रधान हैं और ऐसी स्थिति में यहां पर और जो यहां अव्यय है दोनों के मध्य में लगाया गया है, इसलिए यहां पर विग्रह जो होगा वो होगा मिल और जुल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या होता है कि व्यय का मतलब खर्च, अ का मतलब नहीं, यानी वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब हमारे यहां सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं। इन 4 शब्द में एक शब्द है समाज, एक है खंड, एक और व्यवस्था। यानी इन 4 शब्दों में एक शब्द ऐसा है जो लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के आधार पर परिवर्तित नहीं होगा, और वो शब्द कौन सा है? बताइए देखें कौन सा शब्द अव्यय है यहां पर। तो यहां सही उत्तर होगा 1। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। श्रुतलेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुतलेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है श्रवण लेखन, दूसरा है वाचन श्रवण, तीसरा है श्रवण वाचन और चौथा है लेखन वाचन। बताओ देखें, अगर परीक्षा में आए तो आप लोग क्या करोगे? देखो, श्रुत का मतलब होता है सुनना, सुनने को बोलते हैं श्रवण, क्योंकि श्रुति लेख जब भी लिखाते हैं तो छात्र पहले ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ठीक है ना, और ध्यान पूर्वक सुनकर उसे क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहां पर हमारा पहला वाला विकल्प यानी श्रवण लेखन वाला विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? यानी ध्यान रखना, हमारा यहां क्या पूछा गया है कि कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है पूछा गया है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है लेखन की असावधानी,
दूसरा जलवायु, तीसरा अशुद्ध उच्चारण और चौथा व्याकरण का कम ज्ञान। अशुद्ध वर्तनी का मतलब होता है जब हम लिखते हैं तब हमारा लेखन जब अशुद्ध होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो लेखन की असावधानी। हम कई बार क्या होते हैं, बहुत जल्दबाजी में लिखते हैं, हमें यह नहीं पता कि कहाँ मात्रा छोटी लगानी कहाँ बड़ी लगानी है। हम वहां उन मात्राओं पर ध्यान न देते हुए केवल लिखते जाते हैं, तो वो हमारा इसमें सही है कि अशुद्ध वर्तनी का कारण है ये। नंबर 2, जलवायु। अब जलवायु का मतलब है चाहे ग्रीष्म जलवायु हो, चाहे शीत जलवायु हो, चाहे कोई भी हो, जलवायु का प्रभाव कभी अशुद्ध वर्तनी भी नहीं पड़ता। कि ऐसा नहीं है कि हम गर्मी में तो अच्छा लिखते हैं, सर्दी में खराब लिखते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। नेक्स्ट, स वाला अशुद्ध उच्चारण। बिल्कुल, अगर हम उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो लेखन तो गलत होना ही है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध रूप में उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हमारी वर्तनी भी अच्छी नहीं होगी। और लास्ट है व्याकरण का कम ज्ञान होना, क्योंकि जब तक आपको लिंग वचन या वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कब आएगा, तब तक आप अशुद्ध वर्तनी ही लिखेंगे। तो 1, 2 और 3 तो कारण है, जलवायु यहां पर कारण नहीं है। सही उत्तर क्या होगा, यहां पर जलवायु होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। अच्छी परीक्षा का मतलब होता है कि हम परीक्षा जब लेते हैं बच्चों की, तो उस वक्त ऐसा कौन सा गुण है जो श्रेष्ठ माना गया है जिससे हम परीक्षा को और उत्कृष्ट बना सकें। तो यहां पर पहला तो है ऑप्शन विश्वसनीयता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विभेदीकरण और चौथा इनमें से सभी। बताओ देखें। देखो, यहां पर परीक्षा में विश्वसनीयता का होना जरूरी है, वस्तुनिष्ठता भी हो, ठीक है ना, विभेदीकरण यानी अंतर करना भी होना चाहिए। ठीक, यहां पर ये इसमें ऑप्शन हमारा चौथा यानी इनमें से सभी सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। नंबर 2, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में। नंबर 3, विद्यार्थियों के आचरण को जानने में। नंबर 4, इनमें से सभी। बताओ देखें क्या उत्तर होगा। अब देखो, जो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहां पर अगर तुक्का मार रहे हैं ना, तो तुक्का मारने वाला विद्यार्थी पता क्या उत्तर लगाएगा, इनमें से सभी लगाएगा, जो तुक्का मार रहा हो। तो यहां पर मूल्यांकन उपयोगी क्यों माना गया है, क्योंकि मूल्यांकन से हम विद्यार्थी की प्रगति को जानते हैं कि वो विद्यार्थी प्रगति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या कमी रह रही है। ये सारी जांच हम कहां करते हैं, यहां पर ये मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। आपको याद हो तो मूल्यांकन में हम निदानात्मक उपचारात्मक रूपरेखा बनाते हैं, समस्या का पता लगाते हैं, समाधान करते हैं। क्यों करते हैं, विद्यार्थी की प्रगति को जानने के लिए, उनकी प्रगति को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। पहला, निदानात्मक परीक्षण, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा उसके मां बाप से शिकायत करेंगे, चौथा उसे दंड देंगे। बताओ भाई क्या करोगे आप लोग। जैसे आप स्कूल में टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं और वहां पर कोई विद्यार्थी है और वो अशुद्ध लिखता है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। क्योंकि देखो, समस्या का पता लगाना तो होता है हमारे निदानात्मक परीक्षण में, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो उपचारात्मक शिक्षण है वो यहां पर इसका उपचार करेगा, ताकि ये पता लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका शुद्ध रूप में हम वो लिख पा रहा है बच्चा, नहीं लिख पा रहा है, ये सारी चीजें, क्योंकि समस्या का पता हम निदान में लगाएंगे तो उसका समाधान कहां करेंगे, उपचार में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है।
इस वाक्य में विधेय है। देखो, उद्देश्य का मतलब होता है, कर्ता को हम उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। लेकिन जो हमारी यहां कर्ता के संदर्भ में, यानी वाक्य में जो कार्य करता हुआ दिखाया जाता है, वो तो हमारा उद्देश्य हो गया। और जो यहां पर उस कर्ता के संदर्भ में किए गए कार्य को दर्शा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो यहां पर हमारा 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, और हमें यहां पता क्या करना है? विधेय पता करना है। पहला ऑप्शन मेरा चित्र, दूसरा ऑप्शन चित्रकार, तीसरा बहुत अच्छा चित्रकार, और चौथा बहुत अच्छा। बताओ, देखें क्या उत्तर होगा इसमें। इसमें सही उत्तर है चित्रकार। ध्यान रखना ये। और क्या होगा इसमें? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इसमें राकेश तो हो जाएगा उद्देश्य और चित्रकार हो जाएगा यहां पर विधेय। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सलमा घर जाती हैं, वाक्य है। अब देखो, हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, और चौथा इच्छार्थक वाक्य। अब इस वाक्य में ध्यान से देखना, निषेध का मतलब होता है मना करना, क्योंकि यहां पर निषेध शब्द जो है ये मना करने के लिए आता है, और यहां कहीं भी वाक्य में मना करने का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है। आज्ञार्थक का मतलब होता है ऑर्डर देना, जाओ, खाओ, पियो, तुम मुझे बाजार छोड़ आओ, है ना, या तुम कक्षा से बाहर निकल जाओ। ये सारे आज्ञा में आते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट, इच्छार्थक वाक्य में इच्छा दिखनी चाहिए कि भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करें, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, है ना। इच्छा का मतलब होता है व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को प्रकट करता है सकारात्मक और नकारात्मक रूप में। लेकिन यहां यह दिख रहा है सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। सलमा घर जाती हैं, इस वाक्य में सलमा तो हो गई या कर्ता, जाना क्या हो गई? क्रिया। तो एक कर्ता एक क्रिया कहां आता है? हमारे सरल वाक्य में आता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 21 नंबर प्रश्न। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश हैं। ध्यान से देखना, ये लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश हैं। अब देखो, ये पदबंध का प्रश्न है। ठीक है ना। अब यहां पर आप लोगों को पदबंध के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पदबंध क्या होता है, कि वे शब्द जो किसी प्रकार के किसी एक ही रूप का विश्लेषण कर रहे हो, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, या पदों का समूह जब किसी एक भेद के बारे में बता रहा हो, तो वह पदबंध कहलाएगा। यहां पर जो हमारा रेखांकित अंश किया गया है, उसके अंतिम पद को देखा जाता है। अगर अंतिम पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, तो उससे पूर्व आने वाले पद उसी के रूप में कार्य करते हुए दिखने चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि यहां पर एंड वाला क्या आ रहा है? रावण। तो हमारे यहां 4 भेद हैं। पहला है विशेषण पदबंध, दूसरा है क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा है संज्ञा पदबंध, और चौथा है सर्वनाम पदबंध। तो उत्तर बताओ क्या होगा इसमें। यहां पर देखो, रावण संज्ञा है, और इससे पहले आने वाला लंका का राजा, ये पूरी बात इस रावण के लिए ही आ रही है ना। अब यहां पर अगर देखा जाए तो राजा शब्द भी क्या है? संज्ञा है। लंका शब्द भी क्या है? संज्ञा है। तो यहां पर इस पदबंध से पूर्व आने वाले जो पद हैं वो इसी के संदर्भ में कार्य करते हुए दिखाने चाहिए, और यहां पर वह भी उसी संज्ञा रूप में प्रस्तुत होने चाहिए। तो यहां पर हमारा भेद कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पारा उतरना। क्या प्रश्न है? पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन तापमान कम होना, दूसरा ऑप्शन क्रोध कम होना, तीसरा बुखार उतरना, और चौथा सर्दी पड़ना। पारा उतरना, बताओ देखें क्या होगा।
इसका सही उत्तर है ब, क्रोध कम होना। एक चीज ध्यान रखें, जो मुहावरे होते हैं उनके अंत में ना लगा होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना का होना या न होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। ध्यान रखें ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आंखें फेर लेना का अर्थ है, पहला ऑप्शन है दूसरी तरफ देखना, दूसरा किसी और को चाहना, तीसरा उदासीन हो जाना, चौथा नाराज हो जाना। बताओ, देखिए इसके उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है किसी और को चाहना। आंखें फेर लेना यानी वह हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, किसी और को चाह रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले करना, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन, कोयले का व्यापार मत करो, दूसरा ऑप्शन, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन, दलाली नहीं करनी, चौथा, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। देखो, अगर हम बात कहें तो कोयले की दलाली में हाथ काले का मतलब है कि जब भी हम बुरे काम करते हैं तो उसका नतीजा ही बुरा ही होता है। ठीक है ना। तो यहां पर सीधा ऑप्शन हमारा 4 जो द ऑप्शन है कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, ये हमारा उत्तर सही बताया गया है। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, भाषा है। देखो, पहला ऑप्शन है अर्जित संपत्ति, दूसरा उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, तीसरा ईश्वर प्रदत्त संपत्ति और चौथा सहजात योग्यता। भाषा के लिए इनमें से कौन सा शब्द ज्यादा प्रयुक्त माना गया है, कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पर भाषा हमेशा हमारी अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित का मतलब होता है हम भाषा को कमाते हैं, ईश्वर हमें देता नहीं है। और उत्तराधिकार से प्राप्त, यूं नहीं कि पिता जो संपत्ति थी वो हमें दे दी है ना। सहजात ये अपने आप जन्म भी नहीं लेती हैं, या ऐसा भी नहीं कि हम पैदा हुए हमारे साथ साथ हमारी ये भाषा ही पैदा हो गई है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर हम जीवन के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी रूप में भाषा को सीखते जाते हैं, हम उसे अर्जित करते हैं, ये हमारी अर्जित संपत्ति है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है बहुमुखी प्रयास। ध्यान रखना, ये बहुमुखी का मतलब एक साथ कई सारे प्रयास हम करें शिक्षण के अंदर, वो किसमें कौन से रूप में आएंगे। तो पहला ऑप्शन है आगमन विधि का प्रयोग करेंगे इसमें, दूसरा तकनीक का प्रयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देंगे और चौथा अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण किया जाएगा। बताने की कोशिश करो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमें यहां पर भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास करना है, यानी भाषा शिक्षण को और अच्छे रूप में सिखाना है, उसका प्रयोग करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि का मतलब क्या होता है कि यहां पर एक कार्य को करते हुए देखकर उसी अनुरूप कार्य करना बच्चों को सिखाया जाता है। आप लोगों को पता हो तो अनुकरण विधि के हमारे जो भेद हैं वो 3 रूप में बताए गए हैं, लिखित अनुकरण, मौखिक अनुकरण और रचना अनुकरण। लिखित अनुकरण और मौखिक अनुकरण, रचना अनुकरण है वो हमारे कौन से, यानी यहां ये पूछा गया कि रचना के लिए उपयुक्त कौन सा स्तर होगा। तो यहां पर देखो शिशु स्तर लिखा हुआ है, उच्च स्तर लिखा हुआ है, प्रारंभिक स्तर लिखा हुआ है और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। बताइए क्या होगा। आप लोगों को कई बार मैंने क्लास में बताया भी है कि भाई इसमें हम अनुकरण विधि में 3 भेद हैं। यहां 3 भेद में रचना अनुकरण का मतलब क्या होता है कि एक लेख लिखाकर बच्चों को दूसरा लेख लिखने के लिए प्रेरित करना,
तो यहां पर जैसे होली पर लेख लिखाकर बच्चों को दिवाली पर लेख लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये स्थिति कौन से स्तर के लिए होगी? ये प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए देखी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? वापस सुने प्रश्न को। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में, यानी छात्रों में हमें भाषा के प्रति रुचि जागृत करनी है, तो उसके लिए कौन सी प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है? तो पहला ऑप्शन है भाषण, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रश्नोत्तर और चौथा है अवलोकन। बताओ देखें। देखो, इसमें अवलोकन यानी मूल्यांकन को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों को अपने उसको अवलोकन होता जाएगा, जानकारी होती जाएगी, उसकी जांच होती जाएगी, तो धीरे धीरे करते करते वह भाषा के प्रति और दक्ष बन जाएगा। तो यहां पर इसका सही उत्तर बताया गया है अवलोकन। नेक्स्ट, भाषा कौशल की संख्या है। भाषा कौशल कितने होते हैं बताओ भाई? 5, 4, 3, 10। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं LSRW, हिंदी में बोलते हैं सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये हमारे 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो हमारे कौशलों की संख्या कितनी हो गई? 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 30, यण संधि है। अब देखो, ये 4 प्रश्न लिखे गए हैं और इन 4 में यण संधि आपको देखनी है कि यण संधि कहां है। तो पहला ऑप्शन है नयन, फिर उच्चारण, फिर तीसरा है प्रत्याहार और चौथा है गणेश। तो यण का मतलब यह होता है कि यहां पर य व र के पहले आने वाला वर्ण क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो यहां पर इन चारों के बारे में हम पता होना चाहिए कि चारों के टुकड़े क्या होंगे। तो नयन शब्द जो है, इसमें नयन के टुकड़े करते हैं, तो इसके टुकड़े होते हैं ने प्लस अन। क्या होते हैं? ने प्लस अन। और यहां पर संधि कौन सी होती है? तो नयन में हमारी संधि है अयादि संधि। कौन सी है? अयादि। जबकि उच्चारण की बात कहें तो उच्चारण के अंदर संधि है हमारी उत प्लस चारण। और यहां पर संधि कौन सी है? तो हमारी संधि है यहां पर व्यंजन। प्रत्याहार की बात कहें तो प्रत्याहार के टुकड़े होते हैं प्रति प्लस आहार। अब इसमें संधि कौन सी है? तो यहां पर हमारी संधि है यण। जबकि गणेश की बात कहें तो गणेश के टुकड़े होते हैं घण प्लस ईश। क्या होते हैं? घण प्लस ईश। और घण प्लस ईश में संधि कौन सी है हमारी? तो इसमें हमारी संधि होगी गुण। कौन सी होगी? गुण। तो यहां आपको जब संधि के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको उन प्रश्नों के साथ उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि यहां कौन सा होगा। और हमारे यहां क्या पूछा गया था कि यण संधि कौन सी है? तो साफ दिख रहा है, प्रत्याहार में हो गया यहां पर। अब अगर ये पूछ लेता कि निम्न में व्यंजन संधि कहां पर है, तो व्यंजन संधि कहां आ रही है? उच्चारण में आ रही है। अगर ये पूछता अयादि कहां आ रही है, तो अयादि कहां आ रही है? नयन में आ रही है। और गुण संधि कहां आ रही है? तो गुण संधि गणेश में आ रही है। और प्लस आप लोगों को इन शब्द के संधि करना भी आपको आना चाहिए। आज हमारे द्वारा जो प्रश्न हल किए गए हैं, इन प्रश्नों को आपने देखा, आपने अच्छे से समझा इनको कि प्रश्न कैसे हैं, ये किस रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो स्टडी की जा रही है क्या वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है या नहीं है, हम उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग इन पेपरों को देखते समय अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करें कि इन प्रश्नों में हमें कितने प्रश्न आए, कितने नहीं आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए। उन प्रश्नों को फिर ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में लिख करके उन्हें समझना है कि इनकी डिटेल क्या है,
ठीक है ना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने प्रश्न किए हैं अपने स्वयं के तौर पर, उन प्रश्नों को मुझे बताना है कि सर हमने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है ना, देखो स्वयं मूल्यांकन करना, स्वयं अभिप्रेरक बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्वयं सकारात्मक नहीं रहेंगे तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, है ना। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों को देखें, इनके बारे में मुझे बताएं कि सर हमने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं, अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें। ठीक है, और इसी के साथ अब हम लोग यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग सभी इन वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने मिलने वालों लोगों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार कोई नया वीडियो हो या प्रश्न के संदर्भ में हो, क्लास के संदर्भ में हो, वो उनको जल्दी ही मिल सके। धन्यवाद।